वो जो देश के महान सेनानी हैं, वो जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, वो जिन्होंने अपने रक्त से अभिनंदन किया भारत माता का, उनके सम्मान में हम फहराएंगे तिरंगा। मैं लौटकर जरूर आऊंगा, या तो तिरंगा फहराकर या फिर तिरंगे में लिपटकर। मेरे ना रहने पर तुम आंसू मत बहाना। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन भारत माँ की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। ऐसे शहीदों के सम्मान में हम फहराएंगे तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सनसेट टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घर पर तिरंगा लाएं और हम सब मिलकर आजादी का उत्सव मनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। तो पराक्रम, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या खास लेकर आए हैं। देखते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे भारत में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक सहित देश और राज्यों की प्रमुख खबरों पर। इसके अलावा आपको रूबरू करवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बारे में। आपको बताएंगे महाराष्ट्र के माथेरान हिल स्टेशन के बारे में। जानेंगे कि आखिर किस वजह से ये जगह बनी हुई है पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। और साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और पराक्रम जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हेलो इंडिया में मेरे और शालिनी के साथ। और शालिनी, शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। बिल्कुल पराक्रम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को अक्टूबर में नई दिल्ली और मुंबई में आतंकवाद विरोधी समिति की एक उच्च स्तरीय विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा नई तकनीकों के उपयोग में वृद्धि को उजागर करना और कार्रवाई की खोज करना है। भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है और अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देशों के राजनयिकों की आतंकवाद निरोध पर एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ये समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर आया। प्रधानमंत्री ने महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की टिप्पणी को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 अगस्त हमारी राष्ट्रीय क्रांति का एक ज्वलंत प्रतीक बन गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बापू से प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी और डॉक्टर लोहिया जैसे महान लोगों सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मंगलवार को कहा कि देशवासियों को एक बार फिर से संकल्प लेना चाहिए कि आजादी की पूरी ताकत के साथ रक्षा हो सके। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस ऐतिहासिक दिन पर जब लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया, तो अरुणा आसिफ अली ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। उनका यह साहसिक कारनामा आजादी के लिए हमारे संघर्ष का प्रतीक बन गया। सोनिया गांधी ने कहा कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों देशवासियों ने भारत की आजादी के लिए कैसी कीमत अदा की। हम फिर से संकल्प लें कि हमें इसकी रक्षा करनी है और पूरी ताकत के साथ करनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की सामूहिकता को देश की ताकत करार देते हुए मंगलवार को कहा कि लोगों के जाति और मजहब के आधार पर बंटने से देश कमजोर होगा।
मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी इलाके में हुए ट्रेन एक्शन की 96वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, भारत की ताकत उसकी सामूहिकता है। जब 135 करोड़ की आबादी एक साथ बोलती है, तब भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते और उसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आता है। संसद की एक समिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन जैसे विषय शामिल नहीं होने को रेखांकित करते हुए सरकार से संधि पर फिर से विचार विमर्श करने का सुझाव दिया। सरकार ने समिति की सिफारिशों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मंत्रालय होने के नाते विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। मंगलवार को एकीकृत इस्पात संयंत्रों और माध्यमिक इस्पात उद्योग के लिए गठित 2 सलाहकार समितियों की बैठक हुई। समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रसद, कोयला और खान राज्य सरकारों आदि सहित विभिन्न अन्य क्षेत्रों के लिए व्यापक तौर पर आंतरिक संबंध है। सलाहकार समितियों के गठन का उद्देश्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और सीधे हितधारकों से कार्रवाई की संभावित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, जो इस्पात क्षेत्र की सफलता सुनिश्चित करेगा। भारतीय सूचना सेवा के 2018 और 2019 बैच के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उन्हें देशवासियों के जीवन में बदलाव लाने का मंत्र दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GEM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए GEM से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से अपने उत्पादों के साथ GEM में शामिल होने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्तखोरी का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। आम आदमी पार्टी की तरफ से दलील दी गई कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन जैसे चुनावी वादे असमान समाज में बेहद जरूरी हैं। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार, विपक्षी दलों, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विशेषज्ञों से मिलकर एक समिति का गठन का सुझाव दिया था, जो मुफ्त में उपहार के मुद्दे पर विचार करेगी। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को यह सम्मान मिला। छेत्री को 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी छेत्री को 2007 में पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इन्होंने इसके बाद 2011, 13, 2014, 2017 और 2018-19 सत्र में भी यह पुरस्कार जीता। और आइए शालिनी, अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। भाजपा ने मंगलवार को अपने पुराने सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदम पर नाराजगी जताते हुए उन पर आदतन विश्वासघात करने का आरोप लगाया। पार्टी आज सभी जिलों में जेडीयू नेता द्वारा विश्वासघात के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध करेगी, जिसके बाद ब्लॉक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को बढ़ाने का अनुरोध किया। पिछले वर्ष रंगासामी के सत्ता संभालने के बाद दिल्ली का उनका ये पहला दौरा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 18 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें 17 पहले भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। मुंबई में राजभवन में हुए समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नए मंत्रियों में बीजेपी की ओर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनंगटीवार, सुरेश खाड़े, गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा, विजय कुमार गावित और अतुल सावे शामिल हैं। शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बागी गुट के विधायकों में से 9 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी नेताओं को बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा।
चुनावी साल के चलते सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं। सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की अध्यक्षता में दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को ब्रांड यूपी को दुनिया के सामने पेश करने का अवसर करार देते हुए कहा कि यह सम्मेलन राज्य के लिए अपार संभावनाओं से परिपूर्ण होगा। हरियाणा सरकार ने सह अपराधी को क्षमादान देने से जुड़ी CRPC 1973 की मौजूदा धारा 306 की उपधारा 4 को बदल दिया है। इसके लिए मंगलवार को विधानसभा में दंड प्रक्रिया संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। सरकारी गवाह बनने पर सह अपराधियों को अब जमानत पर रिहा किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने वर्ष 1997 बैच के दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा डानिक्स अधिकारी जितेंद्र अग्रवाल को आबकारी विभाग में उपायुक्त नियुक्त किया है। विभाग में उपायुक्त के 2 पदों में से एक पद रिक्त था क्योंकि एक उपायुक्त का स्थानांतरण कर दिया गया था, जबकि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021 के निष्पादन में गंभीर चूक के आरोपों पर दूसरे उपायुक्त AK तिवारी के साथ 10 अन्य अधिकारियों के निलंबन को मंजूरी दी है, जिससे यह पद भी रिक्त होने जा रहा है। राजस्थान के अनेक हिस्सों में बारिश जारी है। बीते 24 घंटों में कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 13 सेंटीमीटर बारिश बाड़मेर के सिरधरी में दर्ज की गई। इसके अलावा बीकानेर, पाली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भरतपुर जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते कई निचले इलाके डूब गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बांसवाड़ा, बारां और बूंदी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई इलाकों में बारिश जारी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तरी कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम विदर्भ में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान लगाते हुए इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 12 अगस्त के बाद ही लोगों को बारिश से राहत मिल सकेगी। पराक्रम, अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू उच्च तकनीक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए $280 बिलियन के द्विदलीय बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस बिल के जरिए चीन पर अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बाइडेन प्रशासन को मदद मिलेगी। Today I'm signing the law of the Chips and Science Act, a once-in-a-generation investment in America itself, a law that the American people can be proud of. I called for elements of this law when I first came to office. I want to thank everyone here who helped make it possible. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को और $1 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। यह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली रॉकेट, गोला बारूद और अन्य हथियारों की सबसे बड़ी आपूर्ति होगी। अमेरिका की ओर से इस मदद की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए रूस अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन की दक्षिणी बंदरगाह शहर की ओर बढ़ा रहा है। अमेरिकी द्वारा घोषित नई मदद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली या HIMARS के लिए अतिरिक्त रॉकेट, हजारों तोप की गोले, मोर्टार प्रणाली, हथियार शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने औपचारिक रूप से फिनलैंड और स्वीडन का नाटो गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया। जो बाइडेन ने अनुसमर्थन के उपकरणों पर हस्ताक्षर किए। नॉर्डिक राष्ट्रों के आपसी रक्षा समझौते में प्रवेश करने के लिए अमेरिका के औपचारिक समर्थन को वितरित किया। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन में आक्रमण के बाद यूरोपीय सुरक्षा मुद्रा को फिर से आकार देने के लिए इस तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। I welcome President Niinistö of Finland and the Prime Minister Andersson of Sweden to the White House to demonstrate the strong support the United States had for Finland and Sweden's decision to apply for membership in NATO. And two proud and independent countries, each with a long tradition of non-alignment, exercising their sovereign right to make their own decisions about their own security. And responding to the will of their citizens
following the democratic processes they have, choosing to join NATO. अमेरिका के एक भारतीय संगठन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक को अपना समर्थन दिया। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुनने की दौड़ में बचे अंतिम 2 उम्मीदवारों ने देश में महंगाई से निपटने के प्रस्तावों पर एक दिन पूर्व बहस की थी। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद भी संभालेगा। इस चुनाव में जीत दर्ज करने पर सुनक ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल और महानगरीय क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगनम जिले की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कई वाहन डूब गए और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रभावित हुई। बारिश संबंधी घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य लोग अब भी लापता हैं। सियोल के पश्चिमी बंदरगाह शहर इंचेयन और ग्योंगनी प्रांत में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक बारिश दर्ज की गई। चीन की ओर से ताइवान स्ट्रेट में 4 दिनी युद्धाभ्यास की अवधि खत्म होने के बावजूद उसे बढ़ाने के बाद ताइवान भी अलर्ट हो गया है। चीनी विमानों और युद्धपोतों ने अपनी समुद्री सीमा के बाहर जाकर सैन्य अभ्यास जारी रखा। वहीं ताइवान ने भी चीन के जवाब में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान क्षेत्र के आसपास चीनी अभ्यास के जवाब में ताइवान का युद्धाभ्यास शुरू करना एक बड़ी घटना है, जिसे चीन को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ताइवान को अमेरिका का सीधा समर्थन है। चीन का कहना है कि उसने पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में सैन्य अभ्यास शुरू किया था। रूस के जरिए एक ईरानी उपग्रह कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया। इसके जरिए मॉस्को यूक्रेन में सैन्य लक्ष्यों की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोविड के बाद अब एक नए वायरस जूनोटिक ने चीन में डेरा डालना शुरू कर दिया है। चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में अब तक 35 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। खबरों की माने तो नए प्रकार का वायरस पूर्वी चीन में ज्वर के रोगियों के गले के स्वाब के नमूनों में पाया गया है। मशहूर टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स जल्द टेनिस कोर्ट को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली है। इस बात के संकेत खुद उन्होंने दिए हैं। सेरेना ने कहा कि वो 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद टेनिस से दूर जाने के लिए तैयार हैं। उनका ध्यान अब अपने परिवार और अपने व्यावसायिक हितों पर केंद्रित है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संसद भवन परिसर में एक पौधा लगाएंगे। आपको बता दें आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस संयंत्र में सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जैव ईंधन का यह उत्पादन अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करके किसानों को सशक्त करेगा और सालाना लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के उत्सर्जन में कमी लाने में भी ये योगदान देगा। आपको बता दें केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज शाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के स्थानिक योजना मंच और डेटा संग्रह ऐप को लॉन्च करेंगे। साथ ही राज्यसभा गृह मामलों की स्थायी समिति और लोकसभा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आज आयोजित की जाएगी। पराक्रम, अब समय है इतिहास को जानने का, तो पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। आइए नजर डालते हैं कि 10 अगस्त यानी कि आज की तारीख के नाम इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं दर्ज है। 10 अगस्त वर्ष 1894 को वराहगिरी वेंकटगिरी का जन्म ओडिशा के बहरामपुर में हुआ। वीवी गिरी के नाम से विख्यात वे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्ष 1916 में वीवी गिरी भारत वापस लौट आए। 1916 में भारत लौटने के बाद वीवी गिरी श्रमिक और मजदूरों के चल रहे आंदोलन का हिस्सा बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनकर वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए सक्रिय हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वह सिलोन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए।
वीवी गिरी वर्ष 1967 में जाकिर हुसैन के समय में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वर्ष 1969 में वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने। वर्ष 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न से नवाजा गया। पराक्रम, आज विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और ये दिन सर रुडॉल्फ डीजल के लिए अनुसंधान, उनके द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोग के सम्मान में मनाया जाता है। 1853 में उन्होंने मूंगफली के तेल से ईंधन चलाया था। विश्व जैव ईंधन दिवस को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल शालिनी, और इसके प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में हमें बहुत ज़रूरी है कि जो पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोत हैं उन पर हम ध्यान दें। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन में सल्फर नहीं होता और कार्बन मोनोऑक्साइड और विषाक्त उत्सर्जन भी कम होता है। बिल्कुल पराक्रम, और इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर एक खास संदेश दिया है। बिल्कुल, और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज जब जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व भर में चिंता है, तब हमें ऐसे विकल्पों को अपनाना होगा जो पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं भी पूरी करें। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमारा बायोफ्यूल की इसी उपयोगिता से परिचय करवाते हुए इसके उपयोग को प्रोत्साहित करता है। पराक्रम, इसके अलावा आज वीवी गिरी की भी बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। माफ कीजिएगा, उनकी पुण्यतिथि है। बिल्कुल पराक्रम, ट्वीट करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने क्या संदेश दिया है? ट्वीट करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन। और पराक्रम, अब बढ़ते हैं आगे और अब मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है, पहाड़ों पर या फिर बीच पर? शालिनी, वैसे तो दोनों ही पसंद है, चूंकि हम लोग का जो प्रोफेशन है वो ज़्यादा छुट्टियां तो अलाउ नहीं करता है, लेकिन फिर भी पहाड़ और बीच दोनों आकर्षित करते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर पसंदीदा जगह की तुम पूछ रही हो तो मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल पराक्रम, और पहाड़ ज़्यादातर लोगों को पसंद होते हैं। वहाँ वादियों में लोगों को घूमने का शौक़ होता है। तो इन खूबसूरत वादियों में एक ख़ास जगह है, एक ख़ास हिल स्टेशन है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं पराक्रम, और उसकी हम सैर भी कराएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे भी। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सवाल तो मुझसे क्यों पूछ रही हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है तुम्हारी बातों से। और जो शालिनी कहना चाह रही है वो ये है कि अगर आप खूबसूरत वादियों के बीच टॉय ट्रेन के घूमने के शौकीन है, मुझे शालिनी यहाँ पर शिमला वाली टॉय ट्रेन याद आ रही है। बिल्कुल, शिमला को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा हिल स्टेशन बताने वाले हैं पराक्रम जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग ना जानते हों। बिल्कुल, और ये जो टॉय ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं आज, वो महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला में बसा एक हिल स्टेशन है जो कि आपके लिए एकदम सटीक है यदि आप पहाड़ों में टॉय ट्रेन का आनंद लेना चाहते हैं। बिल्कुल पराक्रम, और इस हिल स्टेशन का प्राकृतिक सौंदर्य और टॉय ट्रेन का सफर आपके आनंद और रोमांच को दोगुना कर देगा। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुशनुमा मौसम और प्रकृति की सुंदरता के बीच अगर आप घूमने के शौकीन हैं, तो महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला में बसा हिल स्टेशन आपके लिए बेहतरीन जगह है। जी हाँ, माथेरान नाम का ये हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सुथरे वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन है, जिससे उनका सफर और रोमांचकारी हो जाता है। ये टॉय ट्रेन फिलहाल अमन लॉज से माथेरान के बीच चलाई जा रही है। हरे भरे घने जंगलों से होते हुए ये टॉय ट्रेन मनमोहक वादियों का दीदार कराते हुए गुजरती है, और जैसे जैसे ये टॉय ट्रेन आगे बढ़ती है, लोगों को खूबसूरत दृश्यों के मिलने का सिलसिला भी बढ़ने लगता है। इस टॉय ट्रेन का सफर मानसून के समय में और ज्यादा आनंदमय हो जाता है, क्योंकि बारिश के सुहावने मौसम में यहाँ की वादियों की सुंदरता और भी निखर जाती है। मानसून में यात्रा करने वाले यात्री एक अलग अनुभव और आनंद लेकर जाते हैं। लोग आते रहते हैं यहाँ पे, और ये जगह जो है नॉन पोल्यूटेड एरिया है, बिकॉज यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं है, और ये ट्रेन भी नॉन पोल्यूटेड है, तो यहाँ पे कुछ व्हीकल्स नहीं होने की वजह से काफ़ी फ्रेश लगता है। तो छोटे मोटे ब्रेक्स के लिए यहाँ के आसपास के लोग आते रहते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और मतलब यहाँ का व्यू लाइक अलग अलग तरीके के यहाँ पे रेप्टाइल्स और
बर्ड्स वगैरह दिखने को मिलते हैं। माथेरान और यहाँ की रेल लाइन ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। माथेरान हिल स्टेशन 2600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एकमात्र ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है जिसके चलते ये क्षेत्र प्रदूषण मुक्त है। यहाँ रेल लाइन की स्थापना सन 1907 में हुई थी, जिसे माथेरान लाइट रेलवे के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ महाराष्ट्र की एकमात्र टॉय ट्रेन है। जाहिर है कि खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद इस पर्यटक स्थल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शालिनी, ये विजुअल तो इतने खूबसूरत है कि अब मन कर रहा है कि छुट्टी लेकर के जाया जाए और माथेरान घूमा जाए। बिल्कुल पराक्रम, हम खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत ऐसी जगहों के बारे में इसीलिए बताते हैं जिससे कि आप इनक्रेडिबल इंडिया की अलग अलग जगहों के बारे में जान सकें। और हमारे देश में जब इतनी सारी अच्छी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है। और शालिनी, हमने ये देखा है कि जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है उसने देखो अपना देश ये कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिससे कि पता चल सके। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, हमारा कश्मीर बहुत सुंदर है, तो कोशिश कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको सच में आनंद आएगा। बिल्कुल। और पराक्रम, साथ ही हेलो इंडिया में हम बहुत सी ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, वो भी, और इसके अलावा खबरें तो होती ही हैं। ये सभी आप कुछ संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और साथ ही संसद टीवी पर कहाँ मुझे वही लग रहा था कि तुम कू और इंस्टाग्राम और ये भूल ना जाओ, तो संसद टीवी कू ट्विटर और इंस्टाग्राम ऐप पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। और साथ ही पराक्रम, चलते चलते आज हम क्या खास तस्वीरें लेकर आए हैं? शालिनी, आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम सभी उत्साहित हैं इसको लेकर। और आज चलते चलते में जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। और भोपाल का लेक व्यू देखा है आपने? नहीं, मैंने कभी भोपाल ही नहीं गई। बहुत सुंदर जगह है शालिनी, आपको जाना चाहिए। और जो दर्शक इस बारे में जानते हैं, लेक व्यू जो वीआईपी रोड भी कहलाता है भोपाल का, वहाँ पर राजा भोज की बड़ी सी प्रतिमा भी है शालिनी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो भोपाल झील है उसको पूरी तरीके से तिरंगे के रंग में रंग दिया है। बिल्कुल पराक्रम, तुम्हारे बताने के बाद मुझे पता तो लगा, लेकिन साथ ही अब मैं चाहूंगी कि मैं इस झील को यहाँ देख लूँ और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं इस झील की खास तस्वीरें। और फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।